हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना क्यों आवश्यक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि आप इस अध्याय के नाम से जान पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पदार्थों में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन जिन्हें हम अपनी पूर्व अवस्था में वापस ला सकते हैं, उस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिनको हम उनके पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब भी कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें जो राख प्राप्त होता है वह राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यानी कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। इसको अगर हम वाक्य के रूप में बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं और इस संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि जो है वो बहुत ही सरल है और इस विधि को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में हम किसी भी पदार्थ के प्रतीक और सूत्रों का प्रयोग करते हैं और उसके विवरण को हम संक्षिप्त रूप में प्रकट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसको हम प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। मैग्नीशियम को हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO लिखा। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीक और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम जो कि Mg से दर्शाया गया है, ऑक्सीजन O2 से दर्शाया गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO से दर्शाया गया है। तो इस समीकरण में Mg और O2 अभिकारक कहलाते हैं। Mg और O2 अभिकारक कहलाते हैं और MgO ये उत्पाद कहलाता है। ये आप बीच में तीर का निशान देख पा रहे होंगे। ये तीर का निशान हमेशा उत्पाद की ओर होता है। इसका तीर का जो सिरा है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है और यह हमेशा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यानी कि अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है, ये दर्शाता है। तीर के बाईं ओर जो है, तीर के बाईं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद होते हैं। और बीच में तीर है जो कि अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को दिखाता है। अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उससे पहले हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब किसी भी अभिक्रिया में बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान होगी तो हम उस समीकरण को संतुलित कहेंगे। और अगर तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो हम उस समीकरण को असंतुलित कहेंगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। आपने पिछली कक्षा में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यह कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। आइए अब हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। इस शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण से दिखा रहे हैं। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब हम देखेंगे तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं। जिंक बाईं ओर जिंक के परमाणु की संख्या 1 है और दाईं ओर भी 1 है। अब आते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन को आप देख पा रहे होंगे बाईं ओर परमाणु संख्या 2 है और दाईं ओर भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। सल्फर बाईं ओर 1 है, दाईं ओर भी उसके परमाणु की संख्या 1 है। अब आते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है और दाईं ओर भी 4 ही है, अर्थात यह समीकरण संतुलित है। अब हम सीखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हर सूत्र के चारों ओर हमें एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स बनाने का मतलब यह है कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है उस बॉक्स के बाहर करना है। इसका मतलब है कि जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो हम उसके तत्वों या यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। इस तरह हमें प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब अगला स्टेप में हमें ये करना है कि इस समीकरण में जितने भी तत्व हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ, अभिकारकों के तरफ और उत्पाद के तरफ, इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है इसकी हमें एक सूची निर्माण करनी है। तो सबसे पहला तत्व हम लेते हैं Fe यानी आयरन। अब हम इसमें देखेंगे कि अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या कितनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारक की तरफ Fe के परमाणु की संख्या 1 है। उत्पाद की ओर आते हैं। उत्पाद की तरफ आप देख पा रहे होंगे Fe3 यानी यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। अब दूसरे तत्व पे आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ H2O में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बाईं ओर 2 है और दाईं ओर भी आप देख पा रहे होंगे 2 है। अब अगला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
के परमाणु की संख्या बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे Fe3O4, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सुविधा के अनुसार सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में है। इस आधार पर हम Fe3O4 में से ऑक्सीजन तत्व को चुनेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु प्रारंभ में कितना था और संतुलित करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु प्रारंभ में अभिकारक में कितना था, अभिकारक में 1 था और उत्पाद में कितना था, Fe3O4 मतलब 4। तो अब अगर हमें दोनों तरफ बराबर करना है तो हमें अभिकारक की तरफ 4 से गुना करना होगा और उत्पाद में 4 रहेगा, तब जाके दोनों तरफ बराबर होंगे। अब हमें ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारक के में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते हैं। हम ऑक्सीजन परमाणु को जब संतुलित कर रहे हैं तो हम H2O के आगे 4 लगा सकते हैं, लेकिन हम उसे H2O4 या फिर H2O4 नहीं लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है वो क्या बना, वो बना Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो चुका है। बाईं ओर 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और दाईं ओर 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब हम देख पा रहे होंगे कि Fe यानी कि आयरन और हाइड्रोजन परमाणु अभी तक संतुलित नहीं है, तो इनमें से हम एक तत्व को चुनते हैं। इसमें हम अभी हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हाइड्रोजन कितना था और संतुलित करने के लिए हमें कितना चाहिए। तो आप इस समीकरण में देख पा रहे होंगे कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 8 है और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। तो अब अगर हमें दोनों तरफ बराबर करना है तो उत्पाद में हमें 4 से गुना करना होगा, तब दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। दाईं ओर हमें 4 से गुना करना था ताकि दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे कि बाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 8 है, तो दाईं ओर भी परमाणु की संख्या 8 हो चुकी है। अब हम अगला तत्व चुनेंगे जो कि अभी तक असंतुलित है। वो कौन सा तत्व है, वो है लोहा, मतलब आयरन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रारंभ में अभिकारकों में आयरन का परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में 3 है। देख पा रहे हैं यहाँ 3 है। अब हमें संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब अगर हम लिखते हैं इस समीकरण को तो क्या लिखेंगे, Fe के आगे 3 लगाएंगे, 3Fe प्लस 4H2O क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस 4H2।
2। ये हमारा समीकरण बन करके तैयार है। अब हमें इसे फिर से लिखते हैं समीकरण को, और हम दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करेंगे। तो साथ में बोलिए, क्या क्या है समीकरण में, क्या बना हमारे पास? 3Fe प्लस 4H2O, क्या बना? Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनेंगे कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। अब हम सबसे पहले आयरन को लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बाईं ओर Fe के परमाणु की संख्या 3 है, तो दाईं ओर भी Fe के परमाणु की संख्या 3 है। अब उसी प्रकार हाइड्रोजन में आते हैं। 4 गुना 2 8, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ 8 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 गुना 2 8 है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। 4 गुना 1, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया? 4 परमाणु संख्या हो गया। और आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन की 4 परमाणु संख्या हो गया। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण संतुलित हो चुका है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब यहाँ तक हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। अब रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद को गैस, द्रव या जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः हम लोग गैस मतलब G, लिक्विड L, एक्वस AQ और ठोस मतलब सॉलिड से दर्शाया जाता है। गैस मतलब G, द्रव लिक्विड L, जलीय एक्वस AQ, ठोस सॉलिड S से हम दर्शाते हैं। तो अगर हम अभी इस पूरे समीकरण को उसके भौतिक अवस्थाओं के साथ दर्शाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा। 3Fe आयरन किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। प्लस 4H2O, H2O गैस अवस्था में, यानी जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। उसके बाद आते हैं Fe3O4, ये है सॉलिड, प्लस 4H2, H2 है गैस अवस्था में। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को भी शामिल कर सकते हैं। हर रासायनिक समीकरण में हम भौतिक अवस्था को शामिल नहीं कर सकते हैं जब तक ये आवश्यक नहीं हो। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। धन्यवाद।